नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, करंट में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। 4 विकल्प आपके सामने हैं। 1 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी और 15 जनवरी। कब मनाया गया? हाँ, 9 जनवरी को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे। पहले अफ्रीका गए थे, बाद में इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से आए थे वो आने को तो, लेकिन ज़्यादातर किताबों में यही लिखा हुआ है कि वो कहाँ से लौटे थे, अफ्रीका से लौटे थे। और 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए उनकी याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक समारोह भी आयोजित होता है, वो प्रति 2 वर्ष में समारोह आयोजित होता है। ये तो प्रत्येक साल मनाया जाता है, लेकिन जो कार्यक्रम होता है वो 2 साल में एक बार अच्छा कार्यक्रम होता है। तो लिखिएगा आप लोग, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो लिखो, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, अब देखिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि ये यहाँ से जो गए थे वो दक्षिण अफ्रीका के लिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका के बाद में हो सकता है इंग्लैंड भी चले गए और इंग्लैंड से वापस इंडिया आए हो, लेकिन कई किताबों में तो इंग्लैंड मिलता है, कई जगह क्या मिलता है, दक्षिण अफ्रीका। तो आप दक्षिण अफ्रीका ही कर लेना भाई। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, ये पूछा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 2003 में। कब हुई? 2003 में। देखिएगा, इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 में भारत सरकार के द्वारा की गई। अब जो भारत सरकार है विद्यार्थियों, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं। तो कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है इस दिवस के कार्यक्रम वगैरह या दिवस मनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विदेश मंत्रालय की। क्या होती है? देखिएगा, ये भारत सरकार के, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ से एक सवाल और बन सकता है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। मंत्री का नाम लिख लो। विदेश मंत्रालय के जो मंत्री है, एस जयशंकर। एस जयशंकर। लिख लिया? लिखो, वर्ष 2015 से या वर्ष 2015 के बाद, वर्ष 2015 के बाद इसका मुख्य सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। देखो, 2015 के बाद में 2017, ठीक है, और अभी 2025 में आयोजित हुआ, और 25 के बाद में कब आयोजित होगा? 27 में होगा विद्यार्थी।
देखो 2025 में, अब 2025 में कब, वही जनवरी 2025 में कौन सा संस्करण था विद्यार्थी इसका, 18वां। जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कौन सा था 2025 में, 18वां था। देख लिया। अब 2027 में कौन सा होगा, 19वां। एक मिनट, 2025 में हुआ वो कौन सा था, 18वां। वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। देखिएगा, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। लेटेस्ट सबसे पहले यही नाम आएगा इसका ही, भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भी क्या है, भुवनेश्वर ही है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था 2025 का इसका जो कार्यक्रम था ना, सम्मेलन जो आयोजित हुआ, क्योंकि 2 साल में एक बार इसका सम्मेलन होता है प्रवासी भारतीयों का। और अब अगला जो 19वें नंबर का होगा, अगला कौन सा होगा, 19वें नंबर का होगा विद्यार्थी, लिखिएगा। 19वां सम्मेलन 2037 नहीं सॉरी 2027 में आयोजित होने की संभावना है। किसी कारणवश जैसे कोविड वगैरह हुए थे तो उस समय आगे बढ़ा दिया जाता था। अगर सामान्य परिस्थितियां रही तो 2027 में आयोजित होगा। देख लिया। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये डेट याद रखनी है। कब, 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, उनकी याद में डे मनाया जाता है। 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में प्रत्येक साल इसके कार्यक्रम आयोजित होते थे। अब 2 साल में एक बार इसका कार्यक्रम आयोजित होता है विद्यार्थी। अब लेट सबसे लास्ट जो अभी 18वां हुआ वो 2025 में हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। और जो 19वां होगा वो भी भारत में होगा, लेकिन कहाँ पर होगा अभी वो सिटी वगैरह डिसाइड नहीं की, ध्यान रखना। अब देखिएगा इसी प्रकार आपसे पूछा जाए विश्व प्रवासी दिवस, ये तो भारतीय प्रवासी दिवस है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। नोट, विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस को रेखांकित कर लो। अब जो विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना विद्यार्थियों, को यूएनओ से मान्यता प्राप्त है। किससे, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, महासंघ एक संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी उसको क्या है, मान्यता प्राप्त है। देखिएगा, जिसे यूएनओ के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। एक नोट डालो, 18 दिसंबर 1990 को, 18 दिसंबर 1990 को यूएनओ के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित, प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित एक कन्वेंशन को अपनाया था। कहने का मतलब यह है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 18 दिसंबर 1990 को जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनके अधिकारों की बात की विद्यार्थियों, उनसे संबंधित एक सम्मेलन भी आयोजित किया था। तो उस तिथि को याद रखने के लिए विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है विद्यार्थी। समझिए। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि विश्व प्रवासी दिवस तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। एक पॉइंट डालो छोटा सा, महात्मा गांधी। अब देखो,
प्रमुख जो व्यक्तित्व है वो मैं आपको महात्मा गांधी, एक पूरा चैप्टर आएगा हिस्ट्री में, वहाँ पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्या पता कोई गलती से छोटा मोटा क्वेश्चन बन ही जाए, जो कि सामान्य स्टैटिक पॉइंट होता है। हाँ बिल्कुल सही। और वो भी पहली बार ही मनाया है। हाँ ये भी लिख सकते हो चाहो तो आप। राजस्थान प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो तीन हो गए अपने पास। राजस्थान का कब? 10 दिसंबर। भारत का कब? 9 जनवरी को। और विश्व का कब? 18 दिन। तो तीनों एक साथ भी ऐड कर सकते हो। अब हम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? देखो, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म लिखो। 2 अक्टूबर 1969। 2 अक्टूबर 1969, 1969। पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। मैंने 18 बोल दिया क्या? 1969 नहीं, 1869 है। सॉरी, गलती से बोल दिया था। 1869। 1869। पिता का नाम लिख लो। करमचंद गांधी। लिया। देखो, 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? अहमदाबाद। 1915 में, शॉर्ट शॉर्ट लिखाऊंगा, मतलब ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा मैं। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना। 1917 में चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन 1917। नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। ब्रेक में लिख लेना, नील की खेती। लिख लिया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। वो मजदूरी की वर्दी को लेकर हुआ था ये। अहमदाबाद के मजदूरों ने किया था ये। 1918 लिख लिया। इसके अलावा 1918 का खेड़ा आंदोलन। ये कर माफी से संबंधित था, क्योंकि फसल खराब हो गई थी और कर माफी कराने को लेकर ये आंदोलन किया गया। देख लिया। इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन। देख लिया। 1930 में दांडी मार्च। देख लिया। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो कानून बना रखे थे, उनका विनम्र पूर्ण तरीके से क्या किया था? बहिष्कार किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ब्रैकेट में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया था। क्या किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में? ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। देखो, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। देख लिया। और उस समय एक नारा भी दिया था इन्होंने, करो या मरो का नारा। ब्रेक में लिख लेना, इस समय करो मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया।
लिख लिया। और 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या। देखो, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है विद्यार्थियों? शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इनकी पत्रिकाओं के नाम लिखो। यंग इंडिया, कौन सी? यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। लिख लिया। इनके प्रिंसिपल लिखो, सिद्धांत। सिद्धांत लिखो इनका। किनका? महात्मा गांधी के सिद्धांत। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली कौन से देश की रेलवे बन गई विद्यार्थियों? चीनी रेलवे, यानी चीन का रेलवे सिस्टम, यूरोप यूरोपियन रेलवे, रूसी रेलवे और भारतीय रेलवे। तो विद्यार्थियों, भारत में जो विद्युत ट्रेन है उसकी शुरुआत हुई थी 1925 में। कब हुई थी? 1925 में शुरुआत हुई थी। और अभी वर्तमान में ऐसे आंकड़े आए हैं जिसमें भारतीय रेलवे पहले स्थान पर आ गई विद्यार्थी दुनिया में। जो विद्युत से जो संचालित ट्रेनें होती है ना, आज देखो ट्रेनें अलग अलग उससे चलती है। जैसे आजकल कई डीजल से भी चलती है, पहले कोयले से भी चलती थी। तो भारत में ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं आजकल किससे चल रही है? विद्युत से चल रही है। थोड़ी बहुत नाम मात्र है वो डीजल वगैरह से चल रही है। लिखिएगा। देखो, हाल ही में भारतीय रेलवे हाल ही में भारतीय रेलवे विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली बन गई है। यानी कि भारत में जो भी रेल संचालित होती है उसमें 99.2% विद्युत से संचालित है विद्यार्थी। किससे? विद्युत से संचालित है। देखिएगा, भारत में 99.2% रेल विद्युती करता है। कैसी है? विद्युती करता है। अब भारतीय रेल के बारे में तो आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे फैक्ट लिखाए थे आपको, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा, थोड़े बहुत पॉइंट जो उससे रिलेटेड नहीं थे। एक पॉइंट और लिखाऊंगा यहाँ पर, इसका विद्युतीकरण का आया। तो भारत में विद्युत ट्रेन 1925 में शुरू हुई। कब हुई थी? 1925 में शुरू हुई। और विद्यार्थियों, हमारे इंडिया में ट्रेन शुरू करने का, ये रेल शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को जाता है। किसको जाता है? अंग्रेजों को। और ब्रिटेन की कंडीशन ये है कि ब्रिटेन में विद्युतीकरण ट्रेन जो है उनका प्रतिशत कितना है? 39% है। जिन्होंने शुरुआत की वो हमसे पीछे रह गए जाना। और हम कहाँ पहुँच गए? 99.2% पे पहुँच। देखिएगा, जबकि ये शॉर्ट में लिख लो, ब्रिटेन में 39%, ब्रिटेन में क्या है? 39%। वो इसलिए लिखा है क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे शुरू की थी 1853 में। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार ट्रेन की शुरुआत होती है। या 1925 को देख के तो भी हमसे पीछे ही है कुल मिला के बात ये ब्रिटेन। तो पहले स्थान पे कौन सा आ गया विद्यार्थियों? भारतीय रेलवे। सेकंड स्थान पे चीन है। देखो, दूसरा स्थान चीन का है। 82% जो ट्रेनें हैं विद्यार्थियों वो विद्युत से चलती हैं।
और तीसरा स्थान है चाइना का, नहीं दूसरा चाइना का हो गया, तीसरा रूस का 52%, नहीं 52%। देख लिए। और एक देश है विद्यार्थियों, इंडिया में तो कितनी ट्रेनें, मतलब लगभग कितना प्रतिशत ट्रेनें विद्युत से संचालित है? 99.2%। लेकिन एक देश है स्विट्जरलैंड, कौन सा है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में विद्यार्थियों 100% जो ट्रेनें चलती है वो किससे चलती है? विद्युत से चलती है। तो पहले नंबर पे तो कौन सा होना चाहिए था? स्विट्जरलैंड होना चाहिए था। लेकिन विद्यार्थी वो एक छोटा देश है, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। इतने बड़े नेटवर्क वाले देशों में देखें तो भारत पहले स्थान पर है, देखिएगा। हालांकि स्विट्जरलैंड में विद्युतीकृत ट्रेन का प्रतिशत 100% है। कितना है? 100% है। लेकिन उसका नेटवर्क कम है। भारत का नेटवर्क क्या है? अधिक है। भारत में विद्यार्थी ट्रेनें ट्रेनें चल रही है। ये सब क्या है? ट्रेनें ट्रेनें चल रही है, सब ट्रेन के मार्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीएम कौन बन गए? तो हाल ही में बने, मतलब अभी वर्तमान में होंगे। तो बीएस येदियुरप्पा, एसएस कृष्णा, सिद्धारमैया या देवराज उर्स। तो कौन बन गए विद्यार्थियों? सिद्धारमैया बन गए। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, किसका? देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिएगा, हाल ही में कर्नाटक राज्य के इतिहास में, कर्नाटक राज्य के इतिहास में कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने। कौन बने? सिद्धारमैया बने। देख लिया। अब कितना, और इनका कार्यकाल क्या रहा है टोटल? 7 साल 8 महीने का ही रहा है। कितना रहा है? लेकिन और सीएम की अपेक्षा इनका कार्यकाल ज्यादा है। तो लिखिएगा, कार्य कितना रहा है इनका? 7 साल 8 माह। लिखो, इन्होंने पूर्व सीएम देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका? देवराज उर्स का। पहले अगर कर्नाटक के बारे में पूछा जाए, कर्नाटक के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले जो सीएम थे पहले कौन थे? देवराज उर्स। अब कौन हो गए? सिद्धारमैया हो गया विद्यार्थी। और वर्तमान में भी सीएम कौन है? सिद्धारमैया ही है। देख लिया। लिखो, सिद्धारमैया का ये दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल चल रहा है इसका? दूसरा कार्यकाल है। पहली बार तो 2013 से 2018 तक रहे। कब? 2013 से 2018 तक। और सेकंड टाइम 2023 से लगातार। कब से हैं? 2023 से लेकर वर्तमान तक। देख लिया। ये अब तक 16 बार बजट पेश कर चुके हैं विद्यार्थियों। कितनी बार? 16 बार। देखिएगा, इन्होंने अब तक 16 बार कर्नाटक राज्य का बजट प्रस्तुत किया है। देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को किसने विकसित किया है? अब विद्यार्थियों, जो सैनिक होते हैं
उनको पानी पीने की समस्या आती है कई बार। शुद्ध पानी पिलाने के लिए एक ऐसा उन्होंने एक ऐसा यंत्र स्थापित किया है। तो वो किसने किया है? डीआरडीओ ने, आईसीएमआर के द्वारा, आईसीआर के द्वारा, सीएसआईआर के द्वारा। तो हाल ही में किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा किया गया विद्यार्थियों। इसमें क्या होता है, जैसे कई जगह जो सैनिक होते हैं उनको ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में रहना पड़ता है, जहाँ जैसे समुद्र के आसपास रहना पड़ता हो, वहाँ पे खारा पानी रहता है, तो उसको वो पी नहीं पाते। अगर उनके पास ऐसा कोई पोर्टेबल यंत्र है, ऐसा कोई सिस्टम है उनके पास, तो उसमें उस पानी को डाल के प्योर कर सकते हैं, मतलब शुद्ध करके उसको पी सकते हैं वो। और जैसे आप कहोगे सर प्योर करने के लिए तो हमारे घरों में ये लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आरओ वगैरह लगे हुए रहते हैं। ये तो पहले से भी है, लेकिन इनके लिए तो आपको लाइट वगैरह की जरूरत पड़ती है। अब माना कि कोई द्वीप पर पटक दिए इनको ले जाके सैनिकों को, वहाँ कौन सी लाइट है? लाइट ही नहीं, तो फिर वहाँ कैसे पानी को शुद्ध करके पियेंगे? तो ऐसा कोई इन्होंने यंत्र स्थापित किया, बनाया है इसने, डीआरडीओ ने। देखिएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने हाल ही में डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को विकसित किया है। विकसित किया है, और ये किया विद्यार्थियों डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में। कहाँ पर किया? डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में। लैब कौन सी लैब में इसका अभी निर्माण हुआ है? डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर। डीआरडीओ की संबंधित ये ध्यान रखना। लिख लिया? अगला क्वेश्चन लिख। डीआरडीओ वगैरह का तो पता ही है आपको। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है हिंदी में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, या विज्ञानम जिसको बोलते हैं। दिखाया मैंने डीआरडीओ के बारे में आपको। अब देखो विद्यार्थियों, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आदान प्रदान यानी कि लॉ क्लर्क्स के लिए इस देश के साथ एक समझौता किया है। यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किसी देश के साथ समझौता किया है। हालांकि भारत का सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट समझौता नहीं कर सकता, भारत सरकार का भी उसमें रोल रहता है। तो कौन से देश के साथ ऐसा समझौता किया है? नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, और भूटान के साथ, और श्रीलंका के साथ। तो ये समझौता किया विद्यार्थियों हाल ही में भूटान के साथ। लिखिएगा, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आदान प्रदान ब्रैकेट में लॉ क्लर्क्स के लिए भूटान के साथ समझौता किया। देखो, भारत के सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में मिलता है, जानते हो आप। और भारत में एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? जस्टिस सूर्यकांत जी है। तो ये समझौता किसकी तरफ से हुआ होगा? जस्टिस सूर्यकांत ने किया होगा, और ये घोषणा भी किसने की है? जस्टिस सूर्यकांत ने की है। लिखिएगा,
इस पहल की घोषणा या इस समझौते की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की है। लिख लिया? सुप्रीम कोर्ट को रेखांकित करके लिख लो। इसका उल्लेख भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147। और न्यायाधीश कितने हो सकते हैं इसमें? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। और आपको पता सुप्रीम कोर्ट हम पूरा पढ़ते हैं विद्यार्थियों, ये तो मतलब नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जो बच्चे डीप नहीं पढ़ते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है ये भी। तो भाग 5 आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक ऐसा हो जाता है, और जिन्होंने पूरा डीप पढ़ रखा है उनको एक नॉर्मल बात सीख लगे। देख लिए? अब देखो विद्यार्थियों, भारत के चीफ जस्टिस थे BR गवई। ये 2025 में भूटान यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने इस बात के लिए उनसे कहा था और उसी की पालना में इस आदेश को आगे बढ़ाया। मतलब ये काफी समय से प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट ये जो समझौता हुआ है, ये सूर्यकांत, ये घोषणा किसने की है? सूर्यकांत जी ने की है। देखिएगा, यह पूर्व, ये ऐसे लिख सकते हो, यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई की भूटान यात्रा, कब गए थे भूटान पे वो? अक्टूबर 2025 में। भूटान यात्रा ब्रैकेट में अक्टूबर 2025 के बाद की गई। यानी कि विद्यार्थियों, आपको पता है भूटान यहाँ पर है और ये दिल्ली यहाँ पर है। अपना सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में ही है। तो यहाँ से दो लॉ क्लर्क्स भी आए हैं। कहाँ से? भूटान से दो लॉ क्लर्क्स भी आए हैं इस समझौते के बाद। देखिएगा, भूटान से दो लॉ क्लर्क्स भी आए हैं। कहाँ पर आए हैं? सुप्रीम कोर्ट। दो लॉ क्लर्क्स सुप्रीम कोर्ट आए, जिनका स्वागत भी किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जितना भारत अभी विकसित है, उतना भूटान विकसित नहीं है। तो वहाँ के लोग भारत की न्याय प्रक्रिया को देखेंगे, तो भारत में किस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया चलती है। जैसे आपने देखा होगा विद्यार्थियों, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जैसे हम स्वतंत्र हुए, तो हमने एक संविधान सभा का गठन किया था। और उस संविधान सभा के जो मेंबर थे, वो क्या कर रहे थे? अलग अलग जो देश थे उनके संविधान को पढ़ रहे थे, और फिर बाद में जाके अपना खुद का संविधान बनाया हमने। तो इसी प्रकार यहाँ की जो न्यायपालिका की जो सिस्टम है वो थोड़ा अभी लो लेवल का है, तो उसको वो मजबूत करना चाहते हैं। तो भारत जैसे देश से कुछ सीखना चाह रहे हैं। अब भारत से सीखने के लिए दो व्यक्ति आए हैं वो। अब भारत में सीखने के लिए आए हैं, तो भारत के लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उनका भी क्या करे, वो सम्मान करे। और इससे हमारे दो देशों के बीच में एक अच्छे संबंध भी बढ़ेंगे। भूटान और भारत के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे। और भारत और भूटान के बीच में वैसे जो सीमा है ना, उसमें हमें पासपोर्ट वगैरह इनकी आवश्यकता नहीं होती, वीजा वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बताऊंगा पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, आगे चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से खुली सीमा है, कभी भी आओ कभी भी जा सकते हो। देखिएगा, क्या लिखा आपने? हाँ, देखिएगा, यह पहल भारत की, मोदी जी विद्यार्थी एक नीति लेकर आए हैं, पड़ोसी पहले। कौन सी? पड़ोसी पहले। यह पहल भारत की पड़ोसी पहले। कौन सी? पड़ोसी पहले की नीति के तहत की गई है। नीति के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है, के तहत की गई। कुल मिला के बात यह
मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक पॉलिसी की घोषणा की थी विद्यार्थियों, और घोषणा ये थी, क्या नाम था उसका? पड़ोसी पहले नीति। क्या नाम है? पड़ोसी पहले नीति। यानी कि कोई भी अगर मदद करने की बात आएगी या किसी से सहायता लेने की बात आए, कोई समझौता करने की बात आए, पहले हम दूसरे दूर के देशों से समझौता नहीं करके किससे समझौता करेंगे? पड़ोस से दोस्ती करेंगे हम पहले। हैं? वो ईस्ट वाली भी है, एक ये भी है। देखिएगा, ये दो क्लर्क विद्यार्थियों भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें काम भी करेंगे, और इनको पेमेंट भी देगी भारत सरकार। देखिएगा, इन दोनों क्लर्क्स को 3 माह के लिए सुप्रीम कोर्ट में कार्य सौंपा गया है। मतलब कार्य करेंगे यहाँ पर ये, बेकायदा, जैसे यहाँ के कर्मचारी काम करते हैं ना, वैसे काम करेंगे। कार्य सौंपा गया है, और बदले में इन्हें मानदेय भी मिलेगा। मतलब वेतन कह सकते हो आप एक प्रकार से, मानदेय भी मिलेगा। और कितने महीने तक? 3 महीने तक। और जो इनके यात्रा में जो खर्चा लगेगा ना, यात्रा वे, यात्रा भत्ता जिसको कहते हैं, यात्रा भत्ता भी मिलेगा इनको। मतलब पूरा वो मानदेय में आ गया सब कुछ, है ना, मानदेय, यात्रा भत्ता वगैरह, और ये सारी चीजें हैं। अब बताओ, कौन सा देश चर्चा में आ गया? भूटान आ गया। आपको भूटान दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और बीच में क्या आ जाता है? इधर ही सिक्किम आ जाता है। ये तो आ गया सिक्किम, और इधर आ जाएगा नेपाल, इधर आ जाएगा चाइना, और इधर फिर भारत का पार्ट आ गया, ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह। ये क्या आ गया? अरुणाचल प्रदेश आ गया विद्यार्थियों। अब लिखो आप इसके बारे में, अब हेडिंग डालो भूटान। इसके बारे में, भूटान। अगर वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो आपको भूटान दिखाई दे रहा है, और अगर फिर इसको थोड़ा जूम करते हैं तो ये भूटान ये रहा। ठीक है, ये भूटान है विद्या। तो सबसे पहले लिखो इसकी राजधानी, थिम्फू। थिम्फू, लिख लिया? यहाँ, यहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष लिखो विद्यार्थियों, राजा होता है यहाँ पे आज भी, जिग्मे खेसर। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग। वांगचुंग। देखो, भूटान के राजा का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग। ये राजा का नाम है किसी व्यक्ति का। और वहाँ का जो राजा होता है उस राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। जैसे भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राजा होता है विद्यार्थियों। और राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू विद्यार्थियों। लिखिएगा, प्रधानमंत्री का नाम लिखो, लोटे सेरिंग या लोते सेरिंग। लोते सेरिंग। भारत का सही नरेंद्र मोदी है। लोते सेरिंग विद्यार्थियों। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? जो 8 देशों की मुद्रा लिखाई थी मैंने आपको, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, वो ट्रिक लिखाई थी ना एक आपको। तो कितने राष्ट्रों की मुद्रा का नाम रुपया था? 8 की का? क्या उसमें भूटान भी था भूटान? हाँ है भूटान। भाई, भाई में तो भारत है। आई का मतलब इंडोनेशिया है, भूटान नहीं है। तो भूटान की मुद्रा का नाम लिखो, नगुल ट्रम। लिखू मुद्रा का नाम? नगुल ट्रम। क्या नाम मुद्रा का? नगुल ट्रम।
संसद का नाम लिखो। तसोंगडू। तसोंगडू। देखो, भारत और भूटान के मध्य ओपन बॉर्डर है, मतलब कभी भी आओ कभी भी जाओ। वो वाला सिस्टम नहीं, वीजा वाला सिस्टम नहीं है। जैसे विद्यार्थियों, आज आप अगर अमेरिका जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, तो उसका एक सिस्टम होता है पूरा। सिस्टम क्या होता है, आपको दो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। दो प्रक्रिया कौन सी? एक तो आपको लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा पासपोर्ट। क्या बनाना पड़ेगा? पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। और एक आपको पता वीजा लेना होता है। क्या लेना होता है? वीजा। ये दो चीज काम करती है किसी दूसरे देश में आप जाना चाहते हो। तो पासपोर्ट का मतलब है आपका आइडेंटिटी कार्ड है। पासपोर्ट क्या है? आप किस देश के निवासी है उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। ये केवल केवल पासपोर्ट बनाने से आप दूसरे देश में नहीं जा सकते। दूसरे देश में जाओगे तो फिर आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर वो देश परमिशन देगा आपको कि भाई आप हमारे देश में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। तो आप भारत के हैं तो अमेरिका में जाके आप अपना आधार कार्ड दिखाओगे ना, उसको कोई नहीं मानेगा। वहां जाके क्या दिखाना पड़ेगा आपको? आपका पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। फिर अमेरिका वाले पूछेंगे आप अमेरिका में आए कैसे? कि साहब मेरे पास वीजा है। दिखा भाई वीजा। तो वीजा वो जिस देश में आप जाते हो ना उस देश के द्वारा जारी जारी किया जाता है वीजा। तो और पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अपने खुद के देश के द्वारा। जैसे माना कि रूस का कोई व्यक्ति भारत में आना चाहता है। रूस का कोई व्यक्ति भारत में आना चाहता है तो उसके पास रूस का क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। रूस देश के द्वारा जारी पासपोर्ट होना चाहिए उसके पास। उसके अलावा भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया वीजा उसके पास होना चाहिए, तो वो भारत में आ सकता है। अगर वो वैसे आपको भारत में मिल गया तो इसका मतलब वो गलत तरीके से आया है। सर आगे क्या है ना? समझ गए विद्यार्थियों? लिखो, सबसे बड़ा शहर या नगर। सबसे बड़ा शहर थिम्पू। लिख लिया? प्रमुख नदी लिखो। मानस नदी। प्रमुख नदी कौन सी है यहाँ की? मानस नदी। जिसे विद्यार्थियों भूटान की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? मानस। प्रमुख नदी का नाम लिखो मानस नदी और ब्रैकेट में लिखना ये भूटान की सबसे लंबी नदी है। लिख लिया? क्या भारत के साथ सीमा साझा करता है? बिल्कुल करता है। तो लिखिएगा, भारत के सीमावर्ती राज्य। भारत के सीमावर्ती राज्य। भारत के कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं? पहला लिखो आप, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखो असम। फिर सिक्किम। फिर पश्चिम बंगाल। और 699 किलोमीटर। नहीं, 699 किलोमीटर। लिख लिया विद्यार्थी? सबसे ऊंचा पर्वत लिखो यहाँ का, गंगखर पुनसुम। गंगखर पुमसुम। गंगखर पुमसुम। ये देखो विद्यार्थियों, क्या ये भूटान है? इससे देखो भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है इधर वाला। मतलब इधर वाला क्या है? पूरा अरुणाचल प्रदेश। और ये बीच में आ रहा है ना, ये पूरा यहाँ तक ये जो आ रहा है ये असम है पूरा। ये क्या पूरा? असम में, ध्यान रखना। तो असम भी सीमा साझा कर रहा है यहाँ पे, कर रहा नहीं ये अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। और ये येलो येलो जा रहा है ऊपर की तरफ, ये पश्चिम बंगाल जा रहा है। और इधर कौन जा रहा है? सिक्किम जा रहा है विद्यार्थी। तो कितने राज्य सीमा साझा करते हैं इसके साथ? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। क्या नेपाल इसके साथ सीमा साझा करता है?
और देश कितने करते हैं इसके साथ? 2, भारत और चाइना। देश भी लिख सकते हो। मतलब भूटान के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? 2 देश, एक तो भारत और एक चाइना। और भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4। 4 कौन कौन से? ये सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता है? ठीक है विद्यार्थियों, तो आज तो इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।